गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का टॉपिक है हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और इस पार्ट में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो सेंट्रल मेटल्स हैं, लिगेंड्स हैं, ये एक दूसरे से कैसे बॉन्ड बनाते हैं, कैसे बनते हैं, उसका शेप क्या होता है, उसका मैग्नेटिक नेचर क्या होता है, तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। एक्चुअली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को किसने दिया था? पॉलिंग ने। पॉलिंग, प्रपोज्ड बाय पॉलिंग, एक साइंटिस्ट था, उसने जो है इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बताया। इसमें सबसे पहले जो मेन पॉइंट्स था उसके बारे में बताया। फर्स्ट पॉइंट जो बताया उसका मेन पॉइंट कि इसमें जो भी सेंट्रल मेटल एटम होते हैं वे क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, डिफिनिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिक्विजिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म द कैटायंस। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम्स है, द सेंट्रल मेटल एटम, दे लूज रिक्विजिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and form cation। यस, लेकिन कुछ केसेस में, इन सम केसेस, सेंट्रल मेटल एटम डज नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स। कुछ केसेस में, इन सम केसेस सेंट्रल मेटल एटम क्या करते हैं? डज नॉट लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते हैं एंड नॉट फॉर्म आयन, आयन नहीं बनाते। जैसे एग्जाम्पल में हम दे दें CuNH3 यहां पर क्या है? 2+। और दूसरा हमारा है NiCO4, इस पर कोई चार्ज नहीं है। यहां पर Cu क्या करता है? इस पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। यह कॉपर क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स करता है, लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म Cu2+। बट इन दिस केस, ये भी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इस केस में क्या होते हैं? यह न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? 0। इसलिए यहाँ पर निकेल जो है, यह निकेल डज नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करते हैं, इट रिमेन्स एज निकेल, इस फॉर्म में रहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही था कि द सेंट्रल मेटल एटम्स क्या करते हैं? लूज रिक्विजिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द लिगेंड्स और चार्ज। इसके आधार पर एंड फॉर्म क्या बनाते हैं? कैटायंस। यस, क्लियर। इसके बाद देखते हैं, अब जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं तो सेंट्रल मेटल एटम्स में क्या होते हैं? वैकेंट ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। सेंट्रल मेटल एटम और आयन, चूंकि एटॉमिक स्टेज में भी रहते हैं और आयनिक स्टेज में भी रहते हैं, ये क्या करते हैं? contains available number of orbitals
contains और makes भी लिख सकते हैं, makes available number of vacant orbitals। वैकेंट ऑर्बिटल्स में क्या हो सकते हैं, d ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल्स, ये वैकेंट बनाते हैं। वैकेंट ऑर्बिटल्स दैट मस्ट बी इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर। जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा सेंट्रल मेटल एटम का, उतने ही वैकेंट ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, वो बनाएंगे। और ये सारे जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर है, जितना वैकेंट ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्या होते हैं, एक दूसरे से मिक्स करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि दीज रिक्विजिट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, जो वैकेंट ऑर्बिटल्स है, यानी जो वैकेंट है, वैकेंट ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, हाइब्रिडाइज करते हैं, हाइब्रिडाइज टुगेदर, एक साथ, हाइब्रिडाइज टुगेदर। दैट गिव्स, क्या देते हैं ये, दैट गिव्स शेप टू द कंपाउंड, जो कि कंपाउंड को शेप देते हैं। कंपाउंड्स को क्या देते हैं, शेप देते हैं। एंड डेफिनिट ज्योमेट्री और शेप। तो फर्स्ट से देख लें कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और कैटायंस बनाएंगे। कुछ केसेस में सेंट्रल मेटल एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन नहीं करें। अब लूज करने के बाद उसमें वैकेंट ऑर्बिटल बनाते हैं। सेंट्रल मेटल एटम्स क्या बनाते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स। अब इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, इधर उधर करके ये वैकेंट ऑर्बिटल बनाते हैं। और वह वैकेंट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, जितने कोऑर्डिनेशन नंबर हैं उतने ही बनाते हैं। और उतने ऑर्बिटल एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और मिल करके क्या बनाते हैं, हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। और वह हाइब्रिडाइज हो करके क्या बनाते हैं, शेप बनाते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल के तौर पर अब हम दिखाते हैं कि जैसे मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर एग्जाम्पल में हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मान लो 4 है तो 4 ऑर्बिटल ही वैकेंट बनाएंगे। तो 4 ऑर्बिटल में क्या हो सकते हैं, एक sp3 ये भी हो सकते हैं, या dsp2 हो सकते हैं। ये क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। अगर ये sp3 आ गया तो क्या हो गया, टेट्राहाइड्रल शेप में आ जाएंगे। और अगर d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो जाए अंदर में तो ये क्या बनाएंगे, स्क्वायर प्लेनर। उसी तरह से अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को देखा जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का जैसे मान लो फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। वह ऑर्बिटल क्या हो सकते हैं, sp3 4 हो गए, d2 भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, d2sp3 भी हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, हाइब्रिडाइज्ड हो गए। ये बनाया हाइब्रिड, क्या बनाया, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इसका शेप क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल शेप हो गया। अब यहाँ पर 2 केसेस है कि ये d ऑर्बिटल्स बाहर में है, ये d ऑर्बिटल्स अंदर में है। दोनों का शेप सेम है, लेकिन हाइब्रिडाइज्ड में क्या होता है कि अगर d ऑर्बिटल्स जो है ना ये अंदर की तरफ इन्वॉल्व होते हैं, इनर d ऑर्बिटल
अगर इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में तो क्या होगा, और अगर आउटर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में तो एक्चुअली जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है वो क्या होगा, तो उसके बारे में उसने बताया। नेक्स्ट पॉइंट में ही दिखा देते हैं। ये है हमारा फोर्थ, कि कह रहा है कि इफ द आउटर डी ऑर्बिटल involves in हाइब्रिडाइजेशन में अगर बाहरी डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है बाहर से, तो उसको क्या करते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या उसको हम क्या कर सकते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि डी ऑर्बिटल क्या है, आउटसाइड में है। यह एक्चुअली क्यों होता है, यह होता है ड्यू टू वीक लिगेंड्स। अगर लिगेंड्स वीक हैं तो वह क्या करते हैं, आउटर ऑर्बिटल को अवेलेबल कराते हैं, इनर ऑर्बिटल को अवेलेबल नहीं कराते हैं। जिसको इसने रीजन तो नहीं दिया, सिर्फ बताया, और उसी में इसी पॉइंट को उसने फिर कहा कि अगर फर्स्ट केस हो गया, सेकेंड केस में उसने बताया कि इफ द इनर डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन में अगर अंदर का डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाए, जैसे मान लीजिए D2sp3, इसमें डी ऑर्बिटल क्या है, इनर डी ऑर्बिटल है, ये है इनर डी ऑर्बिटल, और इस केस में क्या हो गया, sp3d2, ये डी क्या है, आउटर है, और ये क्या है, इनर है। अगर ये इनर इन्वॉल्व होगा तो उस तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और उस अंदर में इलेक्ट्रॉन आए, डी ऑर्बिटल अंदर हो गया तो स्पिन कम होगा, तो उसको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, ऐसा होने का कारण क्या है, लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड। क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ पुश करते हैं पेयरिंग के लिए, तो अंदर के ऑर्बिटल वैकेंट हो जाते हैं, जो कि हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए यह क्या बनाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये हमारा हो गया। अब उसके बाद उसने बताया कि अब तो हाइब्रिडाइज्ड हो गया, इनर ऑर्बिटल हो गया, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, तो उसने ये कहा कि जो भी वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उसमें क्या होते हैं, लिगेंड्स क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पेयर को दे करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर filled by sigma electrons to make coordination bond बनाने के लिए, coordination bond by किसके द्वारा, filled by sigma electrons to make coordination bond by the लिगेंड्स के द्वारा क्या बनाते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स देकर के कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। यानी मेटल
और लिगेंड क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। यानी मेटल है, इसका जो वैकेंट ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसमें क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बाय लिगेंड। यानी मेटल लिगेंड क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। हो गए। यही जो 5 पॉइंट है इसी को देखना है, और सारे पॉइंट्स बहुत ही इजी हैं, स्टेप बाय स्टेप सभी को अगर देखेंगे तो बहुत ही इजी होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल लेकर के एक बनाते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मैं जो है 2 एग्जाम्पल्स ले रहा हूं। फॉर कोऑर्डिनेशन एग्जाम्पल में हो गया, फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए कोई एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे मान लो CuCl4 2- और दूसरा है हमारा, फर्स्ट ये है, और दूसरा है CuCN4 2-। ये दोनों एक ही तरह के लग रहे हैं, CuCN या CuNH3 जो भी, ये दोनों एक ही तरह के लग रहे हैं। इसमें 4 मोनोडेंटेड लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इसमें भी 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 4। दोनों का 4 ही है। अब इसका जो है हम एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको देखना है कॉपर को। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आर्गन हो गया 3D और 4s लिख दीजिए। 18 ये हो गया, और 2 क्या हो गया, 20, और ये क्या हो गया, 9, 19 हो गया है। अब यहाँ पर हमने एक्चुअली D10 होना चाहिए S1 स्टेबिलिटी के आधार पे, लेकिन हमने जो है सिंपली लिख दिया। अब इसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर दैट इज +2। निकाल करके हम देख लेंगे, क्योंकि 4 यहाँ माइनस है, 2 माइनस है, तो 4 माइनस इधर जाएगा, 4 प्लस, और 2 माइनस दैट इज 2 प्लस बचेगा। कॉपर का क्या हो गया, 2। यानी यह 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, लूज। अब यहाँ देखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो निकल जाएगा, और इससे 1 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये निकलता है। तो इस तरह से कॉपर 2+, इसका क्या हो गया, आर्गन, और 3D क्या हो गया, 8, और 4s वैकेंट हो गया, और 4s के बाद 4p भी तो आता है। इस तरह से हमारा जो है आ गया 4p। अब यहाँ पर देखो उसके अलावा और है 4D। अब हमको इसको डायग्राम से लिखना है, डायग्राम बनाना है। D में 5 ओरिएंटेशंस हैं, इसलिए हम इसको पहले इस तरह से लिखा है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने लिख दिया। इसको खाली छोड़ दिया। p ऑर्बिटल ये भी 0 है, ये भी खाली हो गया। इस तरह से हमने लिख दिया। अब यहाँ पर लिगेंड क्या है हमारा, लिगेंड क्या है, Cn-। यही लिगेंड है। यह लिगेंड एक्चुअली क्या होता है, जो कि इसने एक्सप्लेन नहीं किया, और उसने क्या किया, जिसके कारण उसने बाहरी ऑर्बिटल को इंक्लूड कर लिया। तो इसमें 4 ऑर्बिटल कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होना चाहिए, तो 4 है, तो 1 2 3 4, ये 4 ऑर्बिटल्स को उसने क्या किया, मिक्स हो करके क्या बनाया, हाइब्रिड sp3 क्या हो गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल्स हमारा बना। अब इसी ऑर्बिटल्स में लिगेंड क्या है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स दे करके क्या है, एक Cl है, इस पर माइनस, यानी इसका 2 इलेक्ट्रॉन्स इस पे, इसके साथ क्या बनाया, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। दूसरा Cl, ये भी इसके साथ क्या बनाया, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तीसरा लिगेंड, इसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया, और फोर्थ जो है इसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया। इस तरह से चारों इसके साथ जुड़ता है।
अब इस तरह से जनरली क्या होते हैं कि जब हम कॉम्प्लेक्स जो बना इसमें sp3, तो आउट यहाँ पर बाहर का ऑर्बिट इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए हम इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी करते हैं, कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। जनरली एक्चुअली क्या है sp3 हम जानते हैं, यह आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया इन फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, 4 के लिए, यानी हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, इसलिए इसका शेप क्या हो गया, टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल शेप हो गया। शेप तो हमें मालूम हो गई। उसके अलावे हमको ये देखना है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 और 2 है, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए यह क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक नेचर का हो गया, पैरामैग्नेटिक नेचर का हो गया, 2 पार्ट्स हो गया। पैरामैग्नेटिक शेप क्या हो गया, टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है। अब इसी तरह से इसमें अगर हम करते हैं तो इसमें यहां तक तो सेम होगा, यानी इसमें भी Cu2+ बनेंगे, तो इसमें क्या हो गया, आर्गन इस तरह से तो होगा। ये D में कितने हो जाएंगे, D में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ये तो रहेगा सेम, और S खाली रहेगा और P इधर। लेकिन यहां यह कंडीशन है कि लिगेंड हमारा जो है, इस केस में क्या हो गया, लिगेंड हमारा क्या है, Cn है, यह क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, इसलिए यह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ पुश करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है इज पुश्ड बैक फॉर पेयरिंग, पेयरिंग के लिए नीचे अंदर की तरफ पुश करेगा, जिसके कारण यह इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चलाएगा, इसमें। इसलिए अब इसका Cu2+ के कारण, अब इसका क्या हो गया, Cn के कारण यह शेप हो गया हमारा, इसका स्ट्रक्चर हो गया क्या, ये एक ऑर्बिटल खाली पड़ जाएगा, ये इस तरह से हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, और S 1 और P में तो 3 है ही, हमको 4 ही ऑर्बिटल्स, एक ऑर्बिटल्स वैकेंट कर दिया पहले ही, तो उसको भी इन्वॉल्व करना है, तो 4 ही ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल मिक्स होकर के हाइब्रिडाइज्ड होंगे, तो यह एक D आ गया हमारा, एक S आ गया, और 2 P हम लेते हैं, यानी P2, ये ऑर्बिटल्स क्या होंगे, हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे, तो इसका क्या होगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब इसमें क्या है, ये D ऑर्बिटल्स अंदर के ऑर्बिटल्स को लिए हैं, यह क्या हो गया हमारा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, साथ ही साथ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और उसके साथ साथ इसमें जनरली क्या है, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इसलिए यह क्या हो गया, डायमैग्नेटिक नेचर। अब उसी तरह से एक एग्जांपल्स हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए अब 2 एग्जांपल्स हम ले रहे हैं। जैसे मान लो Cr NH3 होल 6 3+, एक एग्जाम्पल ले लिए। दूसरा एग्जाम्पल को वीक लिगेंड को लेकर के लेते हैं, COF6, ये हो गया 3-, 2 हमने एग्जाम्पल लिया। ये मोनोडेंटेड लिगेंड है और 6 है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। ये भी मोनोडेंटेड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, दोनों क्या है, कोऑर्डिनेशन। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, 2 क्या बन सकते हैं, इस दोनों से 2 पॉसिबिलिटीज है। एक तो बन सकते हैं sp3d2 और दूसरा बन सकते हैं d2sp3,
दो ही पॉसिबिलिटीज है। तो जनरली सिंपल सा मैटर है कि देखो NH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और ये फ्लोरीन क्या है हमारा, वीक है। इसलिए ये इस वीक है, इसलिए यह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ पुश नहीं करके बाहरी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करेगा हाइब्रिडाइजेशन में। इसलिए यह क्या बनाएगा, sp3d2। और यह स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो अंदर के ऑर्बिटल को पेयरिंग कर अंदर के ऑर्बिटल को वैकेंट बना करके हाइब्रिडाइज करेंगे, तो यह क्या बनाएगा, D2sp3। ये तो हम ऐसे ही बना दिए। तो इसके लिए अब हम इसको इस तरह से देखते हैं। जैसे मान लो क्रोमियम है, तो इस क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। ये 3D सीरीज का है तो 3D4s ये लिख दिया, 18 2 20 और 4 24, ठीक है। अब इस कंडीशन में इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन तो 6 है, ऑक्सीडेशन नंबर कितने हो गए, 3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज करेंगे, क्या बनेंगे, Cr3+। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हट गया और इससे 1 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, निकल गया। इस तरह से हमारा क्या हो गया, आर्गन, ये 3D क्या हो जाएंगे, 3 और 4s 0 और 4p भी 0, इधर तो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे नहीं, ऑर्बिटल्स जरूर रहेंगे। अब इस कंडीशन में अगर इसको हम देखते हैं D में, तो D में देखते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और S खाली है और P सभी का एनर्जी क्या है, इक्विवेलेंट है। इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअली क्या है हमारा 6, तो 6 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे। अब देखो 2 ऑर्बिटल्स हमारा जो है क्या है, अंदर से है ऑलरेडी, तो इसमें हम क्या लेंगे, D2 हो गया, एक S हो गया और इसमें 2 1 3 और 3 इधर और लेना होगा, D2sp3, ये 6 ऑर्बिटल्स लेना है, 1 2 3 4 5 6। अब ये हो गया p3, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या निकला, D2sp3। और इस केस में क्या देखते हैं, जनरली हम क्या देख रहे हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अभी भी मौजूद हैं। यह क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, यस। और शेप क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल, शेप तो सेम रहेगा। और D2sp3 है, ये क्या हो गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब उसी तरह से इसको हम आसानी से बना सकते हैं, तो ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ दिया ताकि आप लोग इसको बनाए। इसमें क्या होगा, वीक लिगेंड है, इसलिए ये बाहरी ऑर्बिटल्स को क्या करेगा, समझ गए। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, 3+ D3, आयरन कोबाल्ट है, इसको कर करके देख सकते हैं। तो इसमें हमेशा क्या आएगा, बता दिए हैं, sp3, do yourself, अपने से करेंगे। अब एक्चुअली जो है ये तो उन्होंने बताया कि मैग्नेटिक नेचर ये होगा, हाइब्रिडाइजेशन ये होगा, शेप ये होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस है, कुछ चीज़ों के बारे में उसने नहीं बताया। तो उसका लिमिटेशंस क्या है, इसका फर्स्ट लिमिटेशंस हमारा क्या है कि डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द स्पेक्ट्रा ऑफ द कंपाउंड, डज नॉट एक्सप्लेन
स्पेक्ट्रा ऑफ द कंपाउंड, स्पेक्ट्रा ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड के स्पेक्ट्रा को नहीं बताया, मतलब इसके कलर के बारे में कुछ नहीं बताया। उसने नहीं बताया कि वाई कॉम्प्लेक्सेस आर कलर्ड, वाई कॉम्प्लेक्सेस आर कलर्ड, कलर्ड क्यों होते हैं उसके बारे में इसने एक्सप्लेन नहीं किया, ये उसकी गलती थी। दूसरा, उसने डायरेक्ट बताया कि अंदर का ऑर्बिटल आ जाएगा, इन्वॉल्व होगा तो इनर ऑर्बिटल बनेंगे कॉम्प्लेक्स, बाहर का ऑर्बिटल, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं किया। तो ही डिड नॉट एक्सप्लेन व्हाई वन इज इनर ऑर्बिटल, एक इनर ऑर्बिटल हो जाएंगे, बट other is outer orbital complex। दूसरा इनर हो जाएगा, दूसरा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसके बारे में उसने भी कुछ नहीं बताया, उसका कोई रीजन नहीं दिया। तीसरा, उसने ये रीजन नहीं दिया कि क्यों जो है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अगर 4 होते हैं तो वाई वन कंपाउंड बिकम्स टेट्राहेड्रल, वाई वन कंपाउंड, एक कंपाउंड जो है बिकम्स टेट्राहेड्रल हो जाएंगे, whereas the same other, दूसरा उसी तरह का है, वह क्या होगा, फॉर्म स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इस सब चीजों के बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया। ये उसके डिमेरिट्स हैं। जैसे अभी बताए कि NiCN4 अभी जो बताए हमारा ये 2- और NiCl4 2-, ये दोनों केसेस हैं, ये हो जाते हैं स्क्वायर प्लेनर DsP2 स्क्वायर, और ये हो जाते हैं sp3। एक्चुअली ऐसा क्यों होते हैं इसके बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया। तो इस तरह से आपको मैंने सारे पॉइंट्स बताए, सभी पॉइंट्स को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उसको देखेंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।